दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार चंदेल, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय टोंक। दोस्तों आज के कालांश में हम वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको ज्ञात है कि इससे पूर्व के कालांश में हमने वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के सामान्य परिचय तथा इसके प्रधान रूप या मुख्य रूप के बारे में चर्चा कर ली है, की गई थी। इसके प्रधान रूप में वेगनर महोदय ने बताया था कि किस प्रकार कार्बोनिफेरस युग से पूर्व समस्त स्थलभाग एक जगह पेंजिया के रूप में जुड़े हुए थे। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया के विभाजन प्रारंभ होता है तथा विभाजन के फलस्वरूप स्थलभाग एक दूसरे से अलग होकर वर्तमान महाद्वीप और महासागरों के रूप में आ जाते हैं। यानी वर्तमान स्वरूप जो हमें महाद्वीप और महासागरों का दिखाई देता है वो उस पेंजिया के विभाजन के फलस्वरूप बनता है। दोस्तों इसके बाद वेगनर महोदय ने बताया था कि पेंजिया के विभाजन तथा स्थलीय भागों के विभिन्न दिशाओं में प्रवाह के लिए उन्होंने दो प्रकार के बलों को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना था। उत्तर दिशा या भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह स्थलीय भागों का गुरुत्व बल के कारण होता है तथा स्थलीय भागों का यानी महाद्वीपों का पश्चिम की ओर प्रवाह ज्वारीय बल के कारण होता है। यह वेगनर महोदय ने बताया था। दोस्तों आज के कालांश में मुख्य रूप से हम दो सब टॉपिकों की चर्चा करने जा रहे हैं। पहला महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण तथा दूसरा महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का मूल्यांकन यानी इसकी कमियां आदि के बारे में चर्चा करें। दोस्तों मैं सबसे पहले लेने जा रहा हूं वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण, यानी इस सिद्धांत को साबित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए उनके द्वारा यानी वेगनर महोदय के द्वारा जो प्रमाण दिए गए उनके बारे में हम एक एक करके चर्चा आज के कालांश में करने जा रहे हैं। वेगनर महोदय ने बताया कि भूगर्भिक बनावट, भूवैज्ञानिक संरचना, जलवायु तथा वनस्पति के वितरण के आधार पर अनेक प्रमाणों से ये साबित करने का प्रयास किया कि कार्बोनिफेरस युग से पहले समस्त स्थल भाग एक जगह संलग्न थे, पेंजिया के रूप में जुड़े हुए थे। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विभाजन शुरू होता है और महाद्वीप और महासागरों का वर्तमान स्वरूप बनता है। दोस्तों अब मैं आगे एक एक करके उन प्रमाणों की चर्चा करने जा रहा हूं जो वेगनर महोदय ने अपने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए, साबित करने के लिए प्रस्तुत किए। नंबर एक, भौगोलिक एकरूपता। दोस्तों वेगनर महोदय ने बताया है कि आंध्र महासागर के दोनों तटों में भौगोलिक एकरूपता देखने को मिलती है। इन दोनों तटों को ठीक वैसे ही मिलाया जा सकता है जैसे एक वस्तु के दो टुकड़े करके उनको वापस आपस में मिलाया जा सकता है, अर्थात यहाँ जिगसा फिट स्वरूप देखने को मिलता है। उन्होंने बताया कि उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट से यूरोप के पश्चिमी तट तथा दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी तट और अफ्रीका के पश्चिमी तट को आपस में ठीक वैसे ही मिलाया जा सकता है जैसे एक वस्तु के दो टुकड़ों को आपस में वापस मिलाया जा सकता है। दूसरे प्रमाण के रूप में दोस्तों मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं भूगर्भिक प्रमाण। भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर भी वेगनर ने इन स्थलीय भागों के आपस में जुड़े होने को साबित करने का प्रयास किया। भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वेगनर ने बताया कि आंध्र महासागर के दोनों तटों पर पाए जाने वाले कैलिडोनियन तथा हर्सिनियन पर्वत क्रमों की भूगर्भिक बनावट एक जैसी है। इससे ये साबित होता है कि ये भाग आपस में अतीत काल में जुड़े हुए थे। दोस्तों तीसरे प्रमाण के रूप में मैं चर्चा करने जा रहा हूं भूवैज्ञानिक संरचना। वेगनर महोदय ने बताया कि आंध्र महासागर के दोनों तटों की भूवैज्ञानिक संरचना में साम्यता पाई जाती है।
दोस्तों इसी बिंदु में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि ड्यूट बाइट नामक विद्वान ने गहन अध्ययन करके ये बताया कि दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट तथा अफ्रीका के पश्चिमी तट की भूवैज्ञानिक संरचना में काफी अधिक साम्यता देखने को मिलती है। दोस्तों अगले प्रमाण के रूप में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं जीवावशेष एवं वनस्पति अवशेष। दोस्तों वेगनर महोदय ने बताया कि आंध्र महासागर के दोनों तटों की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवावशेष यानी फॉसिल्स तथा वनस्पति अवशेषों में समानता देखने को मिलती है। इससे भी ये साबित होता है कि अतीत काल में ये भाग आपस में जुड़े हुए थे, संलग्न थे। दोस्तों अगले बिंदु के रूप में मैं आपसे चर्चा करूं हिमानीकरण का प्रभाव। दोस्तों वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकरण का प्रभाव प्रायद्वीपीय भारत, फोकलैंड, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका आदि स्थलीय भागों पर देखने को मिलता है। इससे भी ये साबित होता है दोस्तों कि ये भाग अतीत काल में आपस में एक जगह संलग्न थे। दोस्तों अगले बिंदु के रूप में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं लेमिंग जंतु का स्वभाव। स्कैंडिनेविया में पाए जाने वाले इस जंतु की संख्या जब वहां अधिक हो जाती है तो ये जंतु पश्चिम की ओर जाता है तथा आगे सागर होने के कारण सागर में जलमग्न होकर डूब जाता है। इस जंतु के स्वभाव से भी दोस्तों उन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया कि अतीत काल में या प्राचीन काल में यूरोप तथा आपकी उत्तरी अमेरिका आपस में संलग्न थे। इसी वजह से ये जंतु पश्चिम की ओर गति करता है या पश्चिम की ओर जाता है। दोस्तों अगले बिंदु के रूप में मैं आपसे चर्चा करूं ग्लासोप्टेरिक्स वनस्पति का वितरण। ग्लासोप्टेरिक्स वनस्पति का वितरण मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिणी अफ्रीका, फोकलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में पाया जाता है। इससे भी ये साबित होता है कि ये स्थलीय भाग अतीत काल में आपस में जुड़े हुए थे। दोस्तों अंतिम प्रमाण के रूप में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं गणितीय प्रमाण। वेगनर महोदय ने बताया गणितीय प्रमाणों के आधार पर बताया कि ग्रीनलैंड 20 मीटर प्रति वर्ष की दर से पश्चिम की ओर गति कर रहा है। इससे भी यह साबित होता है कि महाद्वीपों का या स्थलीय भागों का प्रवाह या विस्थापन हुआ है। लेकिन दोस्तों 1930 के बाद ग्रीनलैंड के पश्चिम की ओर गति करने के प्रमाण नहीं मिलते। इस प्रकार भौगोलिक एकरूपता, भूगर्भिक प्रमाण, भूवैज्ञानिक संरचना, जीवावशेष एवं वनस्पति अवशेष, लेमिंग जंतु का स्वभाव, ग्लासोप्टेरिक्स वनस्पति का वितरण, हिमानीकरण का प्रभाव तथा भूगणितीय प्रमाणों के आधार पर वेगनर महोदय ने अपने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को साबित करने का प्रयास किया यानी साबित किया। उसके बाद अगले सब टॉपिक के रूप में दोस्तों मैं चर्चा कर रहा हूं महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का मूल्यांकन। दोस्तों वेगनर महोदय ने अतीत काल में जलवायु संबंधी परिवर्तनों की समस्या को समझाने का प्रयास किया। यानी वेगनर का मुख्य उद्देश्य अतीत काल में जलवायु संबंधी परिवर्तनों की समस्या का समाधान था। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समस्या आगे बढ़ती गई सिद्धांत भी आगे बढ़ता गया। फलतः वो स्वयं कुछ परस्पर विरोधी बातें कह गए। दोस्तों इस सब टॉपिक में हम उन प्रमुख कवियों या दोषों की चर्चा करेंगे जो इस महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में देखने को मिलते हैं। नंबर 1 पहली कमी या दोष के बारे में आपसे दोस्तों चर्चा कर रहा हूं। उन्होंने प्रवाह या विस्थापन के लिए जो बल बताया था वो अनुपयुक्त है। दोस्तों
उन्होंने प्रवाह या विस्थापन के लिए जिस बल को जिम्मेदार बताया था या उत्तरदायी बताया था वो अनुपयुक्त है। सूर्य एवं चंद्रमा का के ज्वारीय बल के कारण, सूर्य एवं चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण महाद्वीपों का पश्चिम की ओर प्रवाह तभी हो सकता है जब वो वर्तमान ज्वारीय बल के 90 अरब गुना अधिक हो। यानी इस बल के कारण महाद्वीपों का पश्चिम की ओर प्रवाह संभव नहीं। इसी प्रकार उन्होंने दूसरा बल बताया, गुरुत्व बल। गुरुत्व बल के कारण महाद्वीपों का प्रवाह की बजाय महाद्वीप आपस में एक जगह मिल सकते थे। इस प्रकार इस दोनों ही बल जो वेगनर महोदय ने बताए महाद्वीपों के विस्थापन या प्रवाह के लिए, वो प्रमाणित नहीं होते। दूसरे बिंदु के रूप में, दूसरी कमी या दूसरे बिंदु के रूप में दोस्तों मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं विरोधी बातों का कहना। वेगनर महोदय स्वयं सिद्धांत की शुरुआत में कुछ अलग बात करते हैं और सिद्धांत के आगे बढ़ने के बाद वो अपनी ही बात का विरोध स्वयं कर जाते हैं। जैसे कि सिद्धांत की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि सियाल पर्वत सीमा पर तैर रहा था, लेकिन बाद में दोस्तों उन्होंने कहा कि सीमा द्वारा सियाल के तैरने में रुकावट पैदा होती है। इसी प्रकार अगली कमी या दोष के बारे में दोस्तों मैं चर्चा करूं कि इनके दोनों आंध्र महासागर के दोनों तटों को पूर्णतया नहीं मिलाया जा सकता। आंध्र महासागर के दोनों तटों को पूर्णतया नहीं मिलाया जा सकता। दोस्तों अगली कमी के बारे में आपसे चर्चा करूं कि दोनों तट, आंध्र महासागर के दोनों तटों की भूगर्भिक संरचना भी पूर्णतया मेल नहीं खाती। दोस्तों अगली कमी के बारे में मैं आपसे चर्चा करूं कि वेगनर महोदय प्रवाह की तिथि तथा प्रवाह की दिशा के बारे में ज्यादा अच्छे से स्पष्ट नहीं कर पाए। जैसे कि उन्होंने ये बताया था कि कार्बोनिफेरस युग में पेंजियम